हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के तीसरा पेपर जो कि विज्ञान विषय का है, इसके राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन अ है आर्यभट्ट, ब है राकेश शर्मा, स है भास्कर और द है सतीश धवन। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है राकेश शर्मा। प्रश्न के दूसरा है, पेट्रोल में होती है। ऑप्शन अ है यांत्रिक ऊर्जा, ब है विद्युत ऊर्जा, स है ध्वनि ऊर्जा और द है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। और तीसरा प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन अ है जूल, ब है न्यूटन, स है अर्ग और द है मीटर। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। प्रश्न के 4 है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन अ है माइटोकॉन्ड्रिया, ब है सेंट्रोसोम, स है केंद्रक और द है कोशिका द्रव्य। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है सेंट्रोसोम। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन अ है Na2CO3, ब है CaOH2, स है CaCO3 और द है CaO। तो इसका जो ऑप्शन स है ये सही उत्तर होगा CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पे ऑप्शन द दिया है जो कि गलत दिया है। प्रश्न के 6 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ब है O2 यानी ऑक्सीजन, स है NH3 और द है N2। यही तो इसका ऑप्शन अ नहीं होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका ऑप्शन जो ब है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय जो पौधे ऑक्सीजन गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके बाद है प्रश्न के 7, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक का देखिए क्या होता है, जिसमें सम स्थान हो यानी उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। तो इसका ऑप्शन है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। ब है परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक है तो ये नहीं होगा। ब और सही हो सकता है, देखिए इसमें सही दिया है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। और स है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, बिल्कुल नहीं। द है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान, द्रव्यमान संख्या नहीं समान होता है, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन अ ही सही आंसर है। परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक उसका समान होता है और लेकिन द्रव्यमान संख्या उसका भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, चंद्रमा क्या है। ऑप्शन है देवता, ब है तारा, स है उपग्रह और द है ग्रह। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है उपग्रह है। जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, अम्ल वे पदार्थ हैं जो। इसका ऑप्शन अ है जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। वह है जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं OH- आयन। और स है जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और द है जलीय विलयन में H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन अ सही आंसर है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, प्रबल क्षार है। तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ब है CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, स है NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड और द है MgOH2। इसका अर्थ है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी NaOH। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, नासा का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ब है बेंगलुरु में, स है यूरोपीय संघ में और द है वाशिंगटन DC में। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। ऑप्शन अ है ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, ब है इसमें केंद्रक नहीं होता है, स है इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है और द है इनका आकार अनिश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन द ही सही आंसर है, इनका आकार अनिश्चित होता है। प्रश्न संख्या 13 है, दिन रात का होना है। ऑप्शन अ है रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल नहीं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा। ब है प्राकृतिक परिवर्तन, ये है। और स है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, ये भी है, नियमित भी होता है और प्राकृतिक परिवर्तन भी है। और द है नियमित परिवर्तन, ये भी सही है। लेकिन ये जो ब और द है दोनों ऑप्शन स में आ जा रहा है। तो सबसे सही इसमें सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन स है, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, यानी डेली होता है ये दिन रात का बनना और प्राकृतिक परिवर्तन भी है।
प्रश्न संख्या 14 है पित्त रस बनता है। ऑप्शन है अमाशय में, ब है ग्रहणी में, स है छोटी आंत में और द है यकृति में। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है यकृति में। देखिए जो पित्त रस होता है यकृति में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से ही वो स्रावित होता है जब जब जरूरत होती है शरीर को। तो बनता यकृति में है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इसका ऑप्शन अ है सरौता, ब है कैंची, स है बोझ या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी और द है चिमटा। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा चिमटा। अब इसमें देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण चिमटा है, कैसे है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। अब इसमें अंतर ये होता है, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं इसमें आलम्ब बीच में होता है। आलम्ब किसे कहते हैं, जो भी कुछ इसमें जो भी उत्तोलक इसके उदाहरण में आएंगे, चाहे जो भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उस सरल मशीन में ही बीच में जो उसमें सपोर्ट सिस्टम होता है उसी को आलम्ब कहते हैं। जैसे कैंची में है, कैंची ऐसे होता है, ये बीच में जो यहाँ पे कसा हुआ रहता है जो भी इसमें कील वगैरह, तो यही इसी को आलम्ब कहते हैं। यानी प्रथम श्रेणी में आलम्ब बीच में होता है। तो इसमें देखिए ब है ना कैंची, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो भार बीच में होता है, भार किसे कहते हैं, जो भी काम किया जाता है उसके द्वारा वो बीच में होता है। जैसे स है कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ऐसे होती है, ऐसे बीच में यहाँ पे कूड़ा उठाया जाता है, लास्ट में यहाँ पे 2 पहिए होते हैं। भार बीच में यहाँ पे काम किया जाता है, कूड़ा यहाँ पे रखा जाता है ना, इसी को भार कहते हैं। ये द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा, तो स हो जाएगा द्वितीय श्रेणी में। इसके बाद है तृतीय श्रेणी, यानी चिमटा जो है इसमें चिमटा हो जाएगा तृतीय श्रेणी में, क्योंकि इसमें आयास बीच में होता है। जैसे कि चिमटा ऐसे होता है और बीच में ऐसे दबाया जाता है, तो कोई भी चीज़ इसमें जो भी पापड़ वगैरह रहता है उसको तला जाता है और जो सेका जाता है तो इससे उठाया जाता है। जो बीच में जो हाथ से पकड़ा जाता है इसी को आयास कहते हैं। तो इसमें आयास बीच में होता है। और ये कैंची है, इसमें आलम्ब बीच में होता है, ये प्रथम श्रेणी के हो जाएगा। तृतीय श्रेणी में आयास बीच में रहता है और भार बीच में रहता है द्वितीय श्रेणी में। जैसे कि सरौता होता है, सरौता भी ऐसे होता है, इसको यहाँ पकड़, ये आयास होता है, यहाँ दबाते हैं तो बीच में कोई भी चीज़ यहाँ कटता है, तो इसको ये द्वितीय श्रेणी का जो एग्जाम्पल हो जाएगा सरौता। इसमें जो होता है भार बीच में होता है, इसका ऑप्शन अ है जो सरौता, ये द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। और जो ऑप्शन स है ये भी द्वितीय श्रेणी में होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। और ब है कैंची, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। और द है चिमटा, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। मुझे उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, सुनामी का संबंध है। ऑप्शन है प्रसिद्ध, ब है शरारती, स है जलमग्न लहर और द है पानी में के अंदर उत्पन्न लहर। तो इसका ऑप्शन द ही सबसे उपयुक्त आंसर है, पानी के अंदर उत्पन्न लहर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, बादल फटने का अर्थ है। ऑप्शन है अचानक भारी वर्षा होना, ब है ओले पड़ना, स है बर्फ का पिघलना और द है हल्की बौछारें आना। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, अचानक भारी वर्षा होना। बहुत तेज बारिश एक ही बार होने लगता है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसी को बादल का फटना कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। ऑप्शन है भूकंप, ब है कंपन, स है ज्वालामुखी और द है कुछ नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है भूकंप। भूपृष्ठ का यानी जो भूमि पर आकस्मिक अचानक जो कंपन होने लगता है, भूमि का हिलने लगता है, उसको क्या कहते हैं, तो भूकंप ही तो कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, चक्रवात का आकार होता है। ऑप्शन है चौकोर, ब है गोल, स है अंडाकार और द है आयताकार। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है अंडाकार। जो चक्रवात आता है वह ऐसे होता है, पहले शुरू में नीचे से शुरू होता है ना, तो ऐसे ऐसे करके ये बड़ा बड़ा होकर फिर से ये छोटा हो जाता है, यानी ये इस आकार में होता है, अंडे के आकार का, और ये चलता जाता है गोल गोल घूमते हुए। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है प्लूटो को। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, जिससे कि अब 8 ग्रह बच गए हैं, क्योंकि प्लूटो दूसरे भी ग्रह के कक्षाओं को काटता था। ग्रह की परिभाषा होती है कि ये सूर्य के चारों ओर घूमेगा और किसी दूसरे कक्ष को नहीं काटेगा। तो ये जो प्लूटो है जो दूसरे भी ग्रहों के कक्षों को काटता था, यानी ऐसे, तो इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 21, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। ऑप्शन है टाइफाइड, ब है एंथ्रेक्स, स है रेबीज और द है पील पाँव। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा एंथ्रेक्स।
प्रश्न संख्या 22 है, रसांकुर यानी बिल्ली संरचना पाई जाती है। ऑप्शन है क्षुद्रांश में, ब है यकृति में, स है लार ग्रंथि में और द है हृदय में। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है क्षुद्रांश में यानी छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 23 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? इसका ऑप्शन द सही उत्तर है सन 2005 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ऑप्शन अ है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ब है नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, स है अनियंत्रित जन्म दर और द है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो इसका ऑप्शन जो द है सबसे उपयुक्त आंसर है, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न संख्या 25 है, सुनामी का निर्माण होता है। ऑप्शन अ है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, ब है चट्टानों के टूटने से, स है वैश्विक उष्मा से और द है पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिचाव की हलचल से। तो इसका ऑप्शन जो अ है यही सही आंसर है, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। जब दो प्लेटें खिसकती हैं तो आपस में टकराती हैं, तो जो समुद्र में जो भूकंप आता है तो वही सुनामी का रूप धारण कर लेता है, उसी को सुनामी कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन अ है हाइड्रॉक्सीड, ब है ऑक्सी अम्ल, स है थायो अम्ल और द है दुर्बल अम्ल। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है हाइड्रॉक्सीड। प्रश्न संख्या 27 है, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन अ है सामान्य लवण, ब है बेसिक लवण, स है अम्लीय लवण और द है द्विलवण। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है सामान्य लवण। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। तो ऑप्शन अ है 1, ब है 3, स है 2 और द है 4। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ये भी पूछता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन अ है धुआं, ब है ऑक्सीजन, स है बम विस्फोट और द है वाहित मल। तो वाहित मल जो होते हैं तो यही है जो जल प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। बाकी जो धुआं बम विस्फोट ये वायु प्रदूषण के कारण है। ऑक्सीजन तो किसी का कारण नहीं है, ये तो अच्छा है जल प्रदूषण, इससे ये वायु प्रदूषण कम होता है ऑक्सीजन से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना हो जाएगा, ये होगा। वह है आग लगना, ये भी होगा। और स है मोटर वाहनों का धुआं, ये भी इसका कारण है। और द है ये सभी, इसीलिए इसका ऑप्शन जो द सही उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 31 है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन अ है बोतल खोलने वाला यंत्र, ब है पज्जेदार हथौड़ा, स है कैंची और द है ब्रेड काटने का चाकू। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा बोतल खोलने वाला यंत्र। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो होता है भार बीच में होता है, तो यहाँ पे इसी में ये होगा बोतल खोलने वाला जो यंत्र होता है। ऐसे होता है, आप देखते होंगे जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वहाँ पे ये मिल जाता है। यहाँ पे इसको ऐसे फंसा के उसमें ऊपर जो उसका ढक्कन होता है उसमें इसको दबाते हैं या फिर ऊपर खींचते हैं तो खुल जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके। ऑप्शन अ है आयनन की मात्रा पर, ब है क्वथनांक पर, स है अणु भार पर और द है तुल्यांकी भार पर। तो इसको ऑप्शन अ सही उत्तर है आयनन की मात्रा पर। प्रश्न संख्या 33 है, प्रबल अम्ल या क्षार वह है जो जल में अस्थायी हो, ब है जिसका अणु भार अधिक हो, स है जो अम्ल में अधिक आयनित हो और द है जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है जो जल में अधिक आयनित हो। प्रश्न संख्या 34 है, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है जल अपघटन, ब है उदासीनीकरण, स है आयनन और द है अपघटन। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है आयनन। प्रश्न संख्या 35 है, उदासीनीकरण क्रिया में ऑप्शन अ है अम्ल बनता है, ब है क्षारक बनता है, स है क्षार बनता है और द है लवण व जल बनते हैं। इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा लवण व जल बनते हैं। जैसे कि NaCl है, NaCl ये क्या है, ये लवण का एग्जाम्पल है। सोडियम का +1 जो होता है संयोजकता है, क्लोरीन का -1 जो आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और ये लवण बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 36, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। संग्रहण मतलब स्टोर है, उसमें कौन सा जो ऊर्जा होता है स्टोर होता है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ब है गुरुत्वीय त्वरण, स है स्थितिज ऊर्जा और द है सामर्थ्य। तो इसका जो ऑप्शन और नहीं होगा, यहाँ पे अ दिया हुआ है, एक गलत दिया है। गतिज ऊर्जा ना होगा, स्थितिज ऊर्जा स्टोर होता है ना, जब उसमें चाबी देते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाता है जो उसको उसके जो सुई को जो गति देता है।
यानी वो स्टोर होता है स्थितिज ऊर्जा में, फिर बाद में वो कन्वर्ट होता है स्थिति गतिज ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन जो 100 है ये सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ संग्रहण दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 37 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन अ है कैंसर में, ब है क्षय में, स है एड्स में और द है टाइफाइड में। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, एड्स में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, नाइट्रोजन अणु में होता है। ऑप्शन अ है त्रिक आयनिक बंध, ब है एकल सहसंयोजी बंध, स है द्विक सहसंयोजी बंध और द है त्रिक सहसंयोजी बंध। तो इसका ऑप्शन जो द है यही सही उत्तर हो जाएगा, त्रिक सहसंयोजी। त्रिक मतलब जो 3 सहसंयोजी बंध से नाइट्रोजन अणु जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन अणु में देखिए N2 होता है, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इसके बाहरी इसका जो परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन 7 होता है। तो 7 का जब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और 5, यानी बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन 2 ऊपर हो जाएंगे, 3 इस साइड रख लीजिए। अब बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसका अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसका भी 3 रख लीजिए। तो और जो 5 और 3 इससे ले लेता है सहसंयोजी बंध से, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अब पहले वाला भी दूसरे से 3 ले लेता है तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यानी जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बाड होता है और सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर है। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दिया जाता है या प्रोटॉनों की संख्या को घटा दिया जाता है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है और वही प्रोटॉनों की संख्या भी होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही होता है। तो 40 में से 15 घटा देंगे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 जा 2, 25। तो इसका जो ऑप्शन द दिया हुआ है यही सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 40, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। ऑप्शन है फेफड़ा में, ब है हृदय में, स है त्वचा में और द है यकृत में। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, फेफड़ा में। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। ऑप्शन है अग्निकांड। ये तो अग्नि जो भी आग लगता है ये मानव की गलती से ही लगता है, तो ये होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा हुआ है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अग्निकांड मानव के द्वारा लगता है। वो है बम विस्फोट, ये भी मानव के द्वारा ही होता है, ये भी नहीं होगा। रेल दुर्घटना तो मानव की गड़बड़ी से ही होता है, मानव का ही दोष है उसमें। और द जो है भूकंप, ये प्रकृति के कारण होता है, तो नहीं पूछा है ना, तो इसीलिए ये द सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जो पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। ऑप्शन है दूध से दही का बनना, ये नहीं होगा, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है, ये पूरा अपनी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। वह है गन्ना के रस से सिरका का बनना, ये भी नहीं होगा। और द है कागज का जलना, जब जल जाएगा फिर पुनः उससे कागज कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और स है बल्ब का जलना, इसको बल्ब को जला दीजिए, लाइट चारों तरफ फैल जाएगा, फिर बुझा दीजिए, पहले अवस्था में वो आ जाएगा, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43 है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ब है एसिटिक अम्ल, स है नाइट्रिक अम्ल और द है साइट्रिक अम्ल। तो इसका जो ऑप्शन द होगा यही सही उत्तर होगा, साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 44, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन है फल, ब है सब्जी, स है सूर्य की रोशनी या धूप और द है दूध। तो इसका जो ऑप्शन स है यही सही उत्तर होगा, सूर्य की रोशनी या धूप, इससे विटामिन डी मिलता है। पूरे दिन में जब भी सूरज निकलता है, हर समय नहीं मिलता है, सूरज की जो पहली किरण होती है उसी में सूर्य सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। बाद में अगर जो आप धूप में बैठते हैं विटामिन डी के लिए, तो आप में मेलेनिन बढ़ जाएगा, आप सांवले हो जाएंगे। उसमें बाकी जो सूर्य के प्रकाश में मेलेनिन होता है, जो शुरू के जो किरण होती है सूर्य के प्रकाश की किरण, उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, सरौता में आलम्ब होता है। देखिए आलम्ब किसे कहते हैं? जो भी जो उत्तोलक होते हैं उसमें जो सपोर्ट होता है, इनबिल्ड जो बना हुआ रहता है, उसमें कुछ सपोर्ट लगा रहता है, जहाँ पे दोनों मिले रहते हैं, उसी को आलम्ब कहते हैं। जैसे सरौता ऐसे होता है, यहाँ पे दोनों सिरा उसका जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे और ऐसे होता है। यहाँ पे इसको दबाते हैं तो बीच में कुछ कटता है, यानी भार बीच में होता है, इसी को तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। भार इसका पहचानिए, भार बीच में होता है, यहाँ पे काम होता है। और जो ये दोनों लगा हुआ है इसी को आलम्ब कहते हैं। ये किनारे पे है, देखिए इसका जो ऑप्शन अ है किनारे पर, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है,
यानी इसी की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा इसका जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है हैंड पंप, ब है चाकू, स है ट्राली और द है फावड़ा। तो जो इसका ऑप्शन जो स है ट्राली, यही सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें भार बीच में होता है। और भार किसे कहते हैं? जो ट्राली होता है कूड़ा ढोने वाला, ऐसे तो हैंडल होता है हाथ से पकड़ने वाला, यहाँ पे कूड़ा रखा जाता है और लास्ट में यहाँ पे एक छोटा एक पहिया लगा रहता है। तो इसको तो आयास कहते हैं, हाथ से पकड़ते हैं तो। और ये आलम्ब हो गया लास्ट में, ये किनारे पे, यही पूछा हुआ था यहाँ पे। सरौता में भी सेम होता है। और भार यहाँ पे कूड़ा रखा जाता है, तो यही भार है, ये बीच में हो जाएगा। यहाँ पे पूछा भी था कि मध्य में भार होता है, तो ट्राली हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न, प्रश्न के 47, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है डायनेमो, ब है सोलर सेल, स है विद्युत मोटर और द है सितार। तो इसका ऑप्शन जो स है यही सही उत्तर होगा, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है प्रश्न के 48, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन है जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ब है जली विलयन में हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन बनाते हैं, और स है जली विलयन में हाइड्रोजन अम्ल यानी H- आयन देते हैं, और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसका जो ऑप्शन ब है जली विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यही सही आंसर होगा। यहाँ पे स दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। इसका जो ऑप्शन बी होगा वही सही उत्तर होगा। प्रश्न के 49 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है रेटिनाल, ब है एस्कार्बिकम, स है थायोमीन और द है टोकोफिरॉल। तो जो इसका ऑप्शन ब है एस्कॉर्बिकम, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके बाद ऑप्शन है रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और स दिया हुआ है थायोमीन जो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। और द है टोकोफिरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। बच गया कौन सा? विटामिन डी बच गया। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 50, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो द्वितीय श्रेणी में फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, भार बीच में होता है। ऑप्शन है कैंची, इसमें तो आलम बीच में होता है, ये नहीं होगा, ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। वह है हैंडपंप, इसमें भी आलम बीच में होता है, ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। और स है सरौता इसके पहले आया हुआ था। सरौता जो ऐसे होता है, ऐसे नहीं मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे इसको दबाते हैं तो बीच में कटता है, यानी ये जो भार बीच में होता है। तो इसका जो ऑप्शन स है सरौता, यही सही उत्तर होगा। और ऑप्शन द जो है चिमटा, ये तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयास बीच में होता है। चिमटा ऐसे होता है, यहाँ पे दबाते हैं तो यहाँ से कुछ पापड़ वगैरह जो भी रोटी पलटना रहता है तो उससे किया जाता है। तो इसमें आयास बीच में होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, ये ऑप्शन द हो जाएगा चिमटा। और यहाँ पे सरौता जो है, यहाँ पे भार बीच में होता है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 51, निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी हम लोगों ने सेम प्रश्न पढ़ा हुआ है। ऑप्शन है Na2CO3, ब है CaOH2, स है CaO और द है CaCO3। तो जो इसका ऑप्शन द है यही सही उत्तर होगा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न के 52 है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यही सही उत्तर होगा। प्रकाश ऊर्जा से को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल। जो ऑप्शन ब है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, नहीं ये नहीं होगा। स है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। और द है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 53, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ब है विटामिन बी, स है विटामिन सी और द है विटामिन डी। इसका जो ऑप्शन ब है यही सही उत्तर है, विटामिन बी। प्रश्न के 54 है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ऑप्शन है आलू में, ब है शकरकंद में, स है अदरक में और द है गन्ने में। तो इसका जो ऑप्शन ब है शकरकंद में, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 55, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ऑप्शन है अमावस्या के दिन, ब है पूर्णिमा के दिन, स है अमावस्या की रात को और द है कभी भी। तो इसका जो ऑप्शन ब है यही सही उत्तर होगा, पूर्णिमा को। जब पूर्णिमा होगा पूरा चांद दिखाई देगा, चमकेगा, तभी तो चंद्र ग्रहण होगा, तो पता चलेगा। चंद्र ग्रहण में जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसकी परछाई चंद्रमा पे पड़ती है, तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पूर्णिमा के दिन होता है। इसके बाद है प्रश्न के 56, डीपीटी के टीके से
बचाव होता है। ऑप्शन अ है डिप्थीरिया का, ब है काली खांसी का, स है टिटनेस का और द है उपयुक्त तीनों का। इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर है, तीनों का। प्रश्न संख्या 57 है CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता है। ऑप्शन अ है +1, ब है +2, ऑप्शन स है -2 और द है -1। तो इसका ऑप्शन जो ब है यही सही उत्तर होगा, +2। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। ऑप्शन है रोगाणु प्रतिरोध में, ब है कीड़े मकोड़े में, स है इल्लियों में और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो अ है यही सही उत्तर है, रोगाणु प्रतिरोध में। प्रश्न संख्या 59 है खरीफ की फसल है। ऑप्शन अ है गेहूँ, ब है मटर, स है चना और द है धान। तो इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर होगा, धान। खरीफ की फसल जो होती है गर्मियों में बोई जाती है और रबी की फसल सर्दी में बोई जाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है। ऑप्शन है लाल लिटमस पेपर ये है, और ब है मिथाइल ऑरेंज ये भी है, स है फिनाल फथलीन ये भी है और द है एंटासिड ये नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, जो भी ऑप्शन गलत होगा वही सही उत्तर होता है। जब भी नहीं पूछता है तो ये इसका ऑप्शन द है यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 61 है कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ऑप्शन है गोबर से, ब है कूड़ा कचरे से, स है और ब दोनों से और द इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन स है यही सही उत्तर है, और ब दोनों से यानी गोबर से भी और कूड़ा कचरा से भी। प्रश्न संख्या 62 है नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। ऑप्शन है अति शीघ्र गति से, ब है धीमी गति से, स है बढ़ते ही नहीं है और द इनमें से सभी से। तो इसका जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर है, अति शीघ्र गति से। प्रश्न संख्या 63 है जूल मात्रक है। ऑप्शन है कार्य का, ब है ऊर्जा का, स है कार्य और ऊर्जा दोनों का और द है शक्ति का। इसका ऑप्शन जो स है यही सही उत्तर होगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का। प्रश्न संख्या 64 है रबी की फसल है। ऑप्शन है मक्का, ब है ज्वार, स है बाजरा, द है चना। इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर है, चना। प्रश्न संख्या 65 है किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ब है स्थितिज ऊर्जा, स है यांत्रिक ऊर्जा और द है विद्युत ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन अ है यही सही उत्तर होगा, गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में ये दोनों आ जाते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा तो दूसरा होता है, विद्युत ऊर्जा में विद्युत होता है। इसके बाद अगला प्रश्न के 66 यांत्रिक लाभ होता है। तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर होगा, W/F। प्रश्न के 67 है सरल मशीन है। ऑप्शन है मोटरसाइकिल, ब है सिलाई मशीन, स है घिरनी और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन स है घिरनी यही सही उत्तर होगा। जो घिरनी का प्रयोग कहाँ होता है, लिफ्ट में होता है। जैसे घिरनी लगा रहता है ना, इसमें से वायर देखिए लटकता रहता है, ये घूमता है तो लिफ्ट ऊपर नीचे होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 68, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। ऑप्शन है कम, ब है अधिक, स है नहीं और द है समान। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ द दिया हुआ है जो कि गलत है। समान रूप से कैसे वृक्षारोपण से कटाव होगा, कम होगा। वृक्षारोपण करके भूमि के कटाव को रोका जाता है, कम किया जाता है। इसका जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर होगा। वैसे ऐसा नहीं है वृक्षारोपण करने से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे और ढलान पे अगर जो भूमि का कटाव हो रहा है वहाँ पे वृक्ष लगाने से ऐसा नहीं है कि भूमि का कटाव नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। यानी वृक्षारोपण जो भूमि के कटाव को कम करता है। इसका ऑप्शन जो है अ सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 69 है बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, 60 से 80%। प्रश्न संख्या 70 है हैरो खेत से निकलने के काम आता है। ऑप्शन अ है खरपतवार, ब है मिट्टी, स है पानी और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर है, खरपतवार। प्रश्न संख्या 71 है डिबलर से बुआई नहीं होती है। ऑप्शन है गेहूं की, ब है चने की, स है धान की और द है बाजरा की। तो ये इसका ऑप्शन स है, धान की यही सही उत्तर होगा, क्योंकि धान की रुपाई होती है, छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, उसको मिट्टी को गीला करके उसमें लगाया जाता है, उसमें धंसाया जाता है। जो ऑप्शन गेहूं है ये इसको बीज को ही डायरेक्ट बो दिया जाता है, गेहूं चने और बाजरे को। यानी डिबलर से जो भी प्रयोग में बुआई का काम जो होता है, जो जितने बीज वाले जो फसल होते हैं उनको बोया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न के 72 सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। ऑप्शन है अपलावन या प्रवाह विधि, ब है कूड विधि, स है क्यारी विधि और द है छिड़का विधि। तो इसका जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर है, अपलावन या प्रवाह विधि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 73 मौका नहीं होगा, ये ट्रांसलेट जब हुआ है हिंदी में तो गलत हो गया है। यहाँ पे होगा MKS, ये MKS है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है।
तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका जो ऑप्शन सही उत्तर होगा। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न के 74 है कार्य है। ऑप्शन है सदिश राशि, ब है अधिश राशि, द है स है न्यून राशि और द है इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन ब है यही सही उत्तर है, अधिश राशि। प्रश्न के 75 है ऊर्जा का मात्रक यानी एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऑप्शन है किलोग्राम, ब है केल्विन, स है जूल और द इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन स है यही सही उत्तर होगा, जूल। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न के 76, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 3, ब है 2, स है 4 और द है 6। तो इसका जो ऑप्शन ब है यही सही उत्तर होगा। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न के 77 है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है चिमनी, ब है सूर्य, स है लालटेन और द इनमें से कोई नहीं। जो इसका ऑप्शन ब है यही सही उत्तर होगा, सूर्य। सबसे बड़ा जो स्रोत है ऊर्जा का वो सूर्य है। प्रश्न के 78 है 1 जूल होता है किसके बराबर? तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है 1 जूल। प्रश्न के 79 है नियमित खाद के प्रयोग से होता है। ऑप्शन है उपज की वृद्धि, ब है मिट्टी की वृद्धि, स है पानी की वृद्धि और द इनमें से कोई नहीं। नियमित खाद का प्रयोग और जो करेंगे तो उपज की वृद्धि होगा। इसका जो ऑप्शन है यही सही उत्तर होगा। प्रश्न के 80 है चिमटा उदाहरण है। ऑप्शन है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, ब है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, स है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का और द है एक मशीन का। तो ये इसका ऑप्शन स है यही सही उत्तर होगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो आयास होता है वो बीच में होता है। चिमटा ऐसे होता है, कई बार मैं बता चुका। जो आलम होता है किनारे पे होता है, भार यहाँ पे लगता है लास्ट में और बीच में हाथ से दबाया जाता है चिमटे में। तो यानी जो आयास होता है वो बीच में होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। इसके बाद है अगला प्रश्न के 81, पुनः प्राप्त होने वाला यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पुनः प्राप्त होने वाले यानी खत्म नहीं होने वाले ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है ज्वार भाटा की ऊर्जा, ब है प्राकृतिक से गैस, स है कोयला, द है पेट्रोलियम। जो ये ब, स और द है ये सब खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत है, तो ये नहीं होगा। और जो अ है ज्वार भाटा, ये तो हमेशा होता रहेगा जब भी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य रहेगा। तो यही सही उत्तर होगा। और जब तक चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य रहेगा तभी तक जीवन संभव है पृथ्वी पे। तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न के 82 है पुनः प्राप्त न होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है कोयले की ऊर्जा, ब है सौर ऊर्जा, स है पवन ऊर्जा और द है बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो जो इसका जो ऑप्शन अ है कोयले की ऊर्जा, जो समाप्त होने वाला ऊर्जा होता है ना, वही अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसको। तो जो इसका ऑप्शन अ है यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन है सोलर कुकर द्वारा, ब है सौर जल उष्मक द्वारा, स है सौर भट्टी द्वारा और द है सौर सेल द्वारा। तो जो इसका ऑप्शन द है यही सही उत्तर है, सौर सेल द्वारा। प्रश्न के 84 है जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी यानी स है विटामिन सी और द है विटामिन डी। तो जो इसका ऑप्शन देखिए ब और स दोनों सही है। विटामिन बी और सी दोनों जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। इसको याद करने का एक रिलेट करके याद करने का एक तरीका होता है, गई भैंस पानी में। तो जैसे भैंस है ना, भैंस लिखते हैं तो ये गई भैंस पानी में, तो ये बी से बी और स से सी होता है। यानी बी सी जो होता है जल में घुलनशील है और बाकी ए डी ई के वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। केवल याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों दिया है। अगर जो आपको ऐसा ये प्रश्न पूछा हुआ भी है 2022 में, इसमें जो भी बी या सी कोई भी टिक किया होगा दोनों लोगों को, दोनों बच्चों को उसमें नंबर मिला होगा। ऐसे बार बार गलती नहीं होगा, आप में पूछेगा तो कोई एक ही देगा। इसके बाद अगला प्रश्न के 85, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है फास्फोरस, ब है कैल्शियम, स है कैल्शियम तथा फास्फोरस और द है कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन स है कैल्शियम तथा फास्फोरस यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न के 86, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन है रसायनों द्वारा, ब है हिमीकरण द्वारा, स है पाश्चुरीकरण द्वारा और द है किण्वन द्वारा। तो जो इसका ऑप्शन स है पाश्चुरीकरण द्वारा यही सही उत्तर होगा। देखिए जो पैकेट का दूध होता है 3, 4, 5 दिन तक आप रख देते हैं, खराब नहीं होता है, तो उसको पाश्चुरीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है यानी सेव किया जाता है। पाश्चुरीकरण में उसको एक निश्चित तापमान तक, निश्चित समय तक गर्म किया जाता है, फिर उसको पैक कर दिया जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है। इसका ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न के 87 है परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन में, ब है इलेक्ट्रॉन में, स है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में और द है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो जिसका ऑप्शन स है यही सही उत्तर है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है वो नाभिक में
द्रव्यमान इस निहित होता है। और नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। तो अगर जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको ऑप्शन में नहीं देगा, थोड़ा सा प्रश्न चेंज करेगा तो नाभिक दे देगा, तो वहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या के, बिल्कुल नहीं, ब है प्रोटॉनों की संख्या के, ये होगा, और स है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के। यहाँ न्यूट्रॉन आ गया ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। स है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो यहाँ पे धन दे दिया है, धन दे दिया है, देखिए प्लस दे दिया है, तो डबल हो जाएगा। केवल एक दिया रहता प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तो सही होता है, ये भी नहीं होगा। जो किसी भी जो तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है या तो प्रोटॉन के बराबर होगा या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा, यानी परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या भी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। और परमाणु द्रव्यमान में से जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं किसी को भी, क्योंकि ये तीनों सब एक ही चीज़ होता है, तो इन किसी को घटाते हैं तब जाके न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89। निम्न में से सरल मशीन है, ऑप्शन है पहिया, ब है घिरनी, स है पेंच और द है ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर है, ये सभी। प्रश्न संख्या 90 है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, ऑप्शन है प्रथम, ब है द्वितीय, स है तृतीय और द है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका ऑप्शन जो स है यही सही उत्तर होगा, तृतीय। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, ऑप्शन है टाइलिन, ब है म्यूसिन, स है पेप्सिन और द है ट्रिप्सिन। तो इसका जो ऑप्शन स है यही सही उत्तर है, पेप्सिन। प्रश्न संख्या 92 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, ऑप्शन अ है पैराथार्मोन, ब है गैस्ट्रिन, स है इंसुलिन और द है कीटो जैविक। तो जो इसका ऑप्शन स है यही सही उत्तर होगा, इंसुलिन। इंसुलिन ही नियंत्रित करता है शर्करा को। ब्लड में जो शुगर की मात्रा होता है इंसुलिन के वजह से ही बढ़ता है और घटता है। जिसको भी मधुमेह, उसी को रोग कहते हैं ना, मधुमेह या शुगर जिसको हो जाता है तो उसमें इंसुलिन की मात्रा उसके ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसमें उसको दवा दिया जाता है इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन स है यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, ऑप्शन है पैराथार्मोन, ब है डाइबैक्टोजैनिन, स है रेनिन और द है पेप्सिन। तो इसका ऑप्शन अ है पैराथार्मोन, यही सही उत्तर है। प्रश्न के 94 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परावर्तन है। प्रत्यावर्तित परावर्तन किसे कहते हैं? जो पुनः फिर से अपनी अवस्था में आ जाए, यानी भौतिक परिवर्तन को। तो इसका ऑप्शन है दूध का फटना, ये अपनी अवस्था में आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये नहीं होगा। वह है मोम का पिघलना, ये अपनी अवस्था में आ सकता है, फिर से जम जाएगा तो मोम वैसे ही बन जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन है ब, यही सही उत्तर होगा। स है मोमबत्ती का जलना, जब जल जाएगा तो बचेगा ही नहीं, ये भी अपनी अवस्था में नहीं आएगा। सब्जी का पकना, जब पक जाएगा तो पुनः सब्जी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। प्रश्न के 95 है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन अ है यानी रासायनिक परिवर्तन जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है कोयले को पीस कर पाउडर बनाना। ब है कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, पुनः से उसको अगर जो गला के पानी से भिगो के फिर से उसको जाके फैक्ट्री में उसको कागज़ बनाया जा सकता है। कोयले के पीस जब लेते हैं तो फिर से उसको सुखाकर कोयला प्राप्त किया जा सकता है। स है कागज़ का जलना, यही रासायनिक परिवर्तन है। इससे पुनः कागज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया जाएगा कागज़ को, जो ब में दिया हुआ है, पुनः उसका कागज़ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो राख होगा जलने के बाद उससे कागज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही सही उत्तर होगा, ऑप्शन स। द है कांच की बोतल का टूटना, ये भी तो एक तरह से देखें तो घरों में जब टूट जाएगा कांच का बोतल तो उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन फैक्ट्रियों में उसको गला के पुनः कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जो इसका ऑप्शन स है ना, किसी कंडीशन में राख से कागज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यह सही है। इसके बाद है प्रश्न के 96। ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना क्या है। ऑप्शन है मंद परिवर्तन, ब है अनुकूल परिवर्तन, स है प्रत्यावर्तित परिवर्तन और द है अनियमित परिवर्तन। तो जो इसका ऑप्शन द है अनियमित परिवर्तन, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न के 97। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, वह है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, स है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और द है इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो जो इसका ऑप्शन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी बताया भी था कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं, और जो किसी भी तत्व का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है, यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। अगला प्रश्न है प्रश्न के 98। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो निष्क्रिय गैस के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बाहरी कक्ष में है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। शुरू के केवल हीलियम में ही 2 होते हैं, बाकी जो जितने भी जो तत्व होते हैं निष्क्रिय गैस, उनमें जो
आखिरी में 8 उनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8। यानी यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार बाकी जो होता है वो बदल भी सकता है, लेकिन लास्ट में उसके जो बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पे 2 6, यानी पहला तो अष्टक पूरा, यानी ये तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट है, दूसरे में 6 यानी 2 की कमी है, तो ये निष्क्रिय गैस नहीं है। इसमें 1 की कमी है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे है 2 और 8, यानी पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी है, लेकिन जो तीसरे कक्ष में भी 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, 6 की कमी है, तो ये भी निष्क्रिय गैस नहीं होगा। जो स है 2 8, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 99, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ऑप्शन है कार्बन 12, ब है हाइड्रोजन 1, स है ऑक्सीजन 16 और द है नाइट्रोजन 14। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है कार्बन 12। प्रश्न संख्या 100 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम OH आयन उसमें होता है CaOH ट्वाइस, यही सही उत्तर होगा। जो बाकी ब है Ca2OH, ये नहीं होगा। CaOH थ्राइस तो होगा ही नहीं, और CaOH भी नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 101, भौतिक परिवर्तन में। ऑप्शन अ है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ब है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, और स है नया पदार्थ बन जाता है, और द है कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन होता नहीं तो परिवर्तन कहलाता ही नहीं, चौथा तो होगा नहीं। नया पदार्थ बन जाता तो फिर से वो पूरा अपनी अवस्था में नहीं आता, वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। और स है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, जब अणु में परिवर्तित हो जाता तो वो परमानेंट परिवर्तन हो जाता, तो फिर पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आ पाता, तो ये भी नहीं होगा। और वह है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी किसी भी मात्रा में वो उसका जो अवस्था है केवल बदल जाता है, तो जिसका ऑप्शन ब है यही सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने विज्ञान के राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सभी विषय का राजन सीरीज पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।